चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, बट ये मान के चलें कि है ना, जो कुछ हम क्लास में पढ़ेंगे मोर और लेस वैसे से ही सवाल शीट के अंदर होंगे, वैसे से ही सवाल HCV के अंदर होंगे और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में होंगे। और मेन या एडवांस में अगर कोई सवाल पूछा गया तो ऐसा मान के चल सकते हैं आप लोग कि अपने नोटबुक में जो लिखा होगा उसमें से ही लगभग हमसे सवाल पूछेंगे। मैं मानता हूँ इस बात को कि चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा वियर्ड है, बट आई होप आप सारा का सारा समझ जाओगे। सबसे पहली बात हेडिंग में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस बार चार्ज के कारण नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही है और इस कारण से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड आने के पीछे कारण क्या हुआ करते थे? मेरे ख्याल से चार्ज हुआ करते थे। आज पहली बार हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में अगर चेंज होगी तो कोई ना कोई उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी चार्ज की वजह से नहीं, वो इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी। तो चलिए सुनिए किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सुनिएगा। बट आपके पास ये एक सिमेट्रिक सा रीजन है, सिलेंड्रिकल रीजन है। इट इज योर सिलेंड्रिकल रीजन, और इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ B, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी को याद हो तो सोलेनॉइड के अंदर क्रिएट हुई थी। सोलेनॉइड के अंदर ऐसे सिलेंड्रिकल शेप हुआ करता था और उसके अंदर ऐसे सिलेंडर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, और वो भी यूनिफॉर्म हुआ करती थी। सोलेनॉइड के एज को छोड़ दो तो बीच के सारे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा करती थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 Ni हुआ करती थी। तो इस तरह से इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये B है और ये लगातार बढ़ रही है। अगर मैं इसके एक्सिस से कुछ दूरी पर कोई कंडक्टिंग वायर रख दूं ऐसे, कोई कंडक्टिंग वायर रख दूं ऐसे, तो मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है और वो लगातार बढ़ रही है, तो बाय लेंज लॉ इस कंडक्टिंग वायर के अंदर एक करंट आएगा, और वो करंट इस तरह से आएगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रही है उसको घटाने की कोशिश होगी, और उसको घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करना चाहेंगे बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्रिएट करने के लिए इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा, इस बात का अर्थ यह है कि जरूर इस कंडक्टिंग वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यू भाग रहे होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यू भाग रहे होंगे, करंट ऐसे होगा तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स यू भाग रहे होंगे, नेगेटिवली चार्ज ना, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यू भाग रहे होंगे इसका मतलब इस रीजन के अंदर ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम जानते भी इस बात को कि किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर अगर करंट जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो इस पूरे के पूरे तार के अंदर ऐसे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बोल रहा हूँ। इंड्यूस्ड शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आस पड़ोस के रीजन के अंदर कोई ना कोई चेंज हुए हैं, और इन चेंज के कारण ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंड्यूस होने के पीछे कारण चार्ज नहीं है, इसके पीछे कारण है इस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो इस कारण से ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपके पास इस तरह से सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार इस तरह से बढ़ रही होगी, तो पूरे के पूरे रीजन के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये इस तरह से सर्कुलर लूप बनाएंगी बाय सिमेट्री, क्योंकि हर डायरेक्शन एक जैसी है इसलिए सर्कुलर लूप बनाएंगी बाय सिमेट्री, जिन सबका सेंटर कहाँ पर होगा, जो एक्सिस है सिलेंडर की वो उसका सेंटर होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि दिस इज
इलेक्ट्रिक फील्ड induced by time varying magnetic field। ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण ये इंड्यूस हुई है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सर्कुलर लूप्स बना रही है, और ये जो सर्कुलर लूप्स हैं इन सर्कुलर लूप्स का जो सेंटर होगा वो ऑफ कोर्स जो हमारा सिलेंडर है उसकी एक्सिस पर होगा। जो हमारा सिलेंडर था उसकी एक्सिस पर इसका सेंटर आएगा। सर्कुलर लूप का सेंटर इस तरह से आएगा। आई होप इट्स ओके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि आप बात को समझ गए हो, बट एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आपके पास ये सिलेंड्रिकल रीजन है और इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वो लगातार घट रही है, तो इसके सेंटर से कुछ दूरी पर अगर मैंने इस तरह से कोई कंडक्टिंग वायर रख दिया, तो हम जानते हैं इस बात को कि कंडक्टिंग वायर के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वो लगातार घट रही है, तो हमारी कोशिश होगी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए करंट आएगा ऐसे, और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा अंदर की तरफ, तो करंट आएगा ऐसे। और अगर करंट ऐसे आएगा तो हम जानते हैं इस बात को कि करंट अगर ऐसे आ रहा है तो ज़रूर पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स यूँ भाग रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यूँ भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज अवर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह के सर्कुलर लूप्स बनाएंगी, और इन सर्कुलर लूप का जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, हमारे इस सिलेंड्रिकल रीजन की जो एक्सिस है वही हमारे इस सर्कुलर लूप का सेंटर रहेगा। फेयर इनफ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है ये क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ये आप लेंज लॉ से सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है। अब मन में आती कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, क्या कोई इसका फॉर्मूला वगैरह है? जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, हम सोच सकते हैं, हमें याद भी करना पड़ेगा, और चलिए देखते हैं। देखिएगा, हेडिंग लिखिए बच्चों, नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा पहले मैं अंदर वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूं और बाद में मैं बाहर वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूं। ठीक है। अंदर वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूं, इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड है, करंट है बेटा ऐसे, ऑफ कोर्स इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो ऐसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो इस तरह से होंगी। इसका खुद का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये मान लीजिए एक्सिस है। ठीक है। मैं इस करंट को है ना टाइम के साथ वेरी कर रहा हूं। अगर मैं इस करंट को टाइम के साथ वेरी करूंगा तो ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होगी तो अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। मैं एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ठीक, तो मैं इसका साइड व्यू दिखाता हूँ आपको। ठीक है, साइड से कैसा नजर आएगा। साइड व्यू आपको इस तरह से नजर आएगा कि ये आपका सोलेनॉइड, ये इसका एक्सिस, ये इसका रेडियस दैट इज कैपिटल आर, अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फंक्शन ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि ये करंट हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखा, करंट टाइम के साथ वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा। मुझे निकालना है कि यहाँ एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर
इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी ये निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे इस तरह से एक सर्कुलर लूप बना लीजिए। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है, ऑफ कोर्स अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ अगर बढ़ रही है तो हमारी कोशिश होगी मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर घटाना चाहेंगे तो करंट आएगा ऐसे, और अगर करंट आना चाहिए ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। इस पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होगी वो ऐसे आएगी। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय सिमेट्री हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है बट हमने वो सेम ही लिख दी है, दैट इज ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। मुझे ये ई इंड्यूस्ड निकालना है, अभी निकालेंगे। जरा इस एरिया को बड़े आराम से देखो, इस एरिया को आराम से देखो। इस इतने से क्रॉस सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस ईएमएफ इंड्यूस को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, बाय फैराडेज लॉ और दूसरा बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो, मैं आपको याद दिला दूंगा, मैंने आपको करंट में पढ़ा रखा है। पहले बाय फैराडेज लॉ देखते हैं। पहले इस इतने से रीजन के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी इसको फैराडेज लॉ से देखते हैं। फैराडेज लॉ कहता है कि दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सिंपली डी फाई बाई डी टी। हालांकि एक माइनस साइन भी आता है, लेकिन माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वगैरह के लिए होता है, तो माइनस की इतनी चिंता मत करो। दैट इज डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। इस रीजन में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? आप बोलोगे सर फ्लक्स गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया। ये वाला एरिया इज ऑफ कोर्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस आ गया ये आ गया पाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो एंड डिफरेंशिएट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गई है बाय फैराडेज लॉ। यही था फैराडेज लॉ। इसी तरह से मैं ईएमएफ है ना बाय डेफिनेशन में निकालना चाहता हूं। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, मुझे याद है। ईएमएफ इंड्यूस्ड, सॉरी, ये जो ईएमएफ होती है किसी भी सर्किट में जो ईएमएफ होती है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल याद कीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं ये कहा था कि इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यू चार्ज को पूरे लूप में यहां से यहां तक चलाने के लिए आपने कितना वर्क डन किया उसको उस क्यू चार्ज से डिवाइड कर दो। दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज ईएमएफ। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यही डेफिनेशन थी। तो मैं एक छोटे से क्यू चार्ज को यहां से चलाता हूं और यहां से चलाते 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 वापस यहीं पे ला रहा हूं। देखते हैं कितना वर्क डन होता है। आप बोलोगे कि सर उस क्यू चार्ज पर फोर्स होगा, ऑफ कोर्स क्यू इंटू ई इंड्यूस्ड। फेयर एनफ। फोर्स है इस तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, दैट इज लेट्स से डीएल। तो क्यू ई डॉट डीएल, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्डन आ गया। ऐसे छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट का वर्डन निकालते जाओ और उसको जोड़ते जाओ पूरे क्लोज्ड लूप में, डिवाइड बाय क्यू। क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ईएमएफ की डेफिनेशन आ गई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। क्या हम इस ई वेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां 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 हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ऑफ कोर्स बाय सिमेट्री अगर ये डिस्टेंस r तो ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r। लेकिन ई वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ई वेक्टर में डायरेक्शन भी आती है। यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। उस क्यू चार्ज को अगर मैं यहाँ से चलाते 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 अगर लेके आऊँगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में आपका डीएल भी होगा। तो हर जगह ई वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री ही रहेगा। इस कारण से आप लिख सकते हो कि इट इज ऑफ कोर्स ई इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 इन ए क्लोज्ड लूप। अब ई को बाहर निकाल लो। ई वेक्टर बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन ई बाहर निकाल सकता हूँ। ई सिमेट्री से बाहर निकाल सकता हूँ कि सेंटर से आर डिस्टेंस यहाँ 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 यहाँ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो आप ई को बाहर निकाल लो
इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। वी नो दैट ई तो ठीक है बेटा, डी एल 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 अगर जोड़ूंगा तो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को बराबर करो। बट ऐसे ई लिख दो या ई इंड्यूस लिख दो, एक ही बात है। मैं हर जगह ई इंड्यूस्ड ही लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को बराबर किया, मेरे पास आ गया ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, 2 तो बच गया, और हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अंदर वाले पॉइंट पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है R/2 इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आर क्या है? ऑफ कोर्स एक्सिस से डिस्टेंस है, और जितना दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, फिर जितना दूर जाओगे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा आएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस सोलेनॉइड के अंदर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए हमने अभी तक निकाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले पॉइंट के लिए। सो आप देख सकते हैं इस बात को कि अंदर वाले पॉइंट्स के लिए अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इट मीन्स दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सेंटर। जितना दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है, बढ़िया रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। हमें रिजल्ट भी याद होना चाहिए। डेरिवेशन तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गई है। हमें फॉर्मूला याद रहेगा बड़ा, तभी जाके हम आसानी से सवाल कर पाएंगे। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। चलिए बात बताइए। मैं ना ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बनाना चाह रहा था, बाद में बनाते हैं। पहले एक काम करते हैं, बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालते हैं। तो चलिए सुनिएगा। आउटसाइड पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ। बट आपके पास इस तरह से एक सोलेनॉइड है, इस तरह से आइडियल सोलेनॉइड है। ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है। ये करंट जो है ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर ये करंट टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो ऑफ कोर्स इस सोलेनॉइड में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा ये भी टाइम के साथ वेरी करेगा। मैं आपको लास्ट चैप्टर में प्रूव कर चुका हूँ कि अंदर वाले पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर वाले पॉइंट्स पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी आइडियल सोलेनॉइड के केस में। अगर ये एक्सिस है तो नजदीक वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हम निकाल चुके हैं। बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सुनिएगा, इस पूरे अरेंजमेंट का साइड व्यू है। ये आपका रीजन है सोलेनॉइड वाला, ये रेडियस आपके पास कैपिटल R है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ वेरी कर रही है। अंदर वाले पॉइंट पर किस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालना चाहते हैं कि यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, स्मॉल r इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन कैपिटल R, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सुनिए बच्चों, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है तो हमारी कोशिश होगी मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि करंट इस तरह से आए, करंट इस तरह से आए तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आएंगी। तो बाहर वाले रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, सिमेट्रिकली इट विल बी लाइक दिस।
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स ई इंड्यूस्ड, ये आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ ये नहीं कि किसी चार्ज के कारण है, किसके कारण है, इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। हर जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाय सिमेट्री सेम मान रहा हूं, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक जैसे से तो है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मोर और लेस सेम ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैं ईएमएफ निकालूंगा, लेकिन बाय फैराडेज लॉ। बाय फैराडेज लॉ आई वुड से कि ईएमएफ इज ऑफ कोर्स डी फाई बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। बेटा बताना इस लूप में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस लूप में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ इस रीजन में से ही फ्लक्स गुजर रहा है। अगर ये सोलेनॉइड है तो इसके बाहर वाले पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। डायग्राम में दिखा रखी, डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स तो बाहर हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर बाहर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, और इस फ्लक्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप बोलो सर ऑफ कोर्स कैपिटल आर स्क्वायर। हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई, पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, और ऑफ कोर्स डी बी बाई डी टी। बड़ा फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये ईएमएफ आ गया। इसी ईएमएफ को हम एक स्टाइल से और लिख सकते हैं, ये बाय फैराडेज लॉ था, और दूसरा ईएमएफ बाय डेफिनेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक क्यू चार्ज को उठा के चला के वापस यहीं ले आओ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ऑल्सो डिफाइंड एज ईएमएफ। तो किसी क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, ऑफ कोर्स क्यू इंटू ई इंड्यूस्ड। वर्क डन कितना होगा, डॉट डीएल। सर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है तो जोड़ दीजिए, क्लोज लूप है तो ऐसा साइन भी लगा सकते हो, क्यू कांस्टेंट है, बाहर आते ही कैंसिल। ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई इंड्यूस्ड इनटू 2 पाई आर। द सेम ईएमएफ कैन बी रिटन इन 2 ways, one is by Faraday's law and another is by definition। हमने एक ही ईएमएफ को 2 स्टाइल से लिख ली, अच्छी बात है बच्चों। अब इक्वेशन 1 को 2 को बराबर करो। जैसे मैंने इक्वेशन 1 को 2 को बराबर किया तो ईएमएफ इक्वल्स टू ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई आर इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। बड़ा पाई से पाई कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू डी बी बाई डी टी। ये हमारे पास आ गई है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बाहर वाले पॉइंट पे है। अंदर वाले पॉइंट पे आपने नोटिस किया था कि इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये एक्सिस से जितना दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे, वैसे वैसे लगातार आपकी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार घटेगी, वो लगातार घटेगी। तो हमने देखा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जैसे जैसे मैं लगातार दूर जाऊंगे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा यहाँ होगी, कहाँ पे, सरफेस पे, और फिर वापस से लगातार घटेगी 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 घटेगी। तो सबसे ज़्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, तो आप कह सकते हो कि इस सिलेंड्रिकल रीजन की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद लगातार घटती जा रही है। चलिए बच्चों, हमने दोनों ही फॉर्मूले निकाल लिए, अंदर वाले पॉइंट पर भी निकाल लिया है, बाहर वाले पॉइंट पर भी निकाल लिया है। दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही काम के हैं, यूजफुल है, बार बार इनका यूज आएगा, बहुत सारे सवालों में इसके यूज आएंगे। ठीक है, चलिए मैं फिर से इस रिजल्ट को कंपाइल करता हूं। जब तक सेंटर से डिस्टेंस
कैपिटल आर नहीं हो जाती तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी R/2 dB/dt। जैसे ही डिस्टेंस कैपिटल आर या उससे ज्यादा होगी, मतलब बाहर वाला पॉइंट, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी R²/2R इंटू dB/dt। फेयर इनफ। मैं अगर कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर, ग्राफ बनाओ, तो आप बना दोगे। आप कहोगे सर स्मॉल आर मतलब एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस 0, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0। फिर जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑफ कोर्स जब आप एक्सिस से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर चले जाओगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सरफेस वाला पॉइंट है, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आर को बड़ा कैपिटल आर रख दो, तो कैपिटल R/2 इंटू dB/dt। फेयर एनफ। और उसके बाद तो आप जानते हो कि जैसे आपकी एक्सिस से डिस्टेंस कैपिटल आर से ज़्यादा हुई फिर तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी, और वो भी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फेयर ना। और तो और ये जो स्ट्रेट लाइन हम इसका स्लोप भी लिख सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, आई कैन राइट डाउन tan थीटा इक्वल्स टू बेटा y इज इक्वल्स टू mx। y की तरफ तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, x की तरफ है r, तो ये हो गया स्लोप, ये हो गया स्लोप। तो आप कह सकते हो कि tan थीटा इज ऑफ कोर्स हाफ टाइम्स dB/dt। ये आपका स्लोप, ये आपका स्लोप, ये आपका स्लोप है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और जो मैं बता रहा था, बताते रुक गया था, उस पर वापस से आता हूँ। हम चाहें तो इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बना सकते हैं। ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बना सकते हैं। सुनिएगा, सुनिए। अगर आपके पास ये सिलेंड्रिकल रीजन और इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये सेंटर वाला पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और लगातार बढ़ रही है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। तो हम खुद चाहेंगे कि कुछ करंट आए ऐसे, करंट आएंगे ऐसे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, यूं ऐसे। ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। मैंने एक बात का ध्यान रखा है कि यहां पर जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उनमें लाइंस पर यूनिट एरिया कम है और यहां पर लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लाइंस पर यूनिट एरिया को हम शायद लाइन डेंसिटी कहा करते थे, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती थी वहां पर लाइन डेंसिटी कम होती थी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती थी वहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा होती थी।
तो यहाँ पर लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर लाइन डेंसिटी कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये तो बात हुई कैपिटल आर तक की। सर उसके बाद क्या? उसके बाद हम जानते हैं कि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटेगी तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी लगातार, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया भी लगातार घटेंगे। तो आप बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसा बोल सकते हो। बाहर वाले पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ऐसे आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे बाहर वाले पॉइंट्स पे। बड़ा कुछ नोटिस कर रहे हो? जितने दूर का मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रहा हूं, मैं गैप लगातार बढ़ाता ही जा रहा हूं। मैं गैप लगातार बढ़ाते जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है, तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहां पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो आपने कुछ नोटिस किया कि सेंटर से जब तक तुम कैपिटल आर के नज़दीक जाओगे तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया बढ़ेंगी, और फिर तुम दूर जाओगे तो वापस से नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया घटेंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कहाँ पर होंगे? ऑफ कोर्स सरफेस और सरफेस के आस पड़ोस वाले पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कुछ सवाल भी निपटा लेते हैं। एक सवाल है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है। इस सिलेंड्रिकल रीजन का जो रेडियस है वो आपके पास r है। इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, इसकी वैल्यू है B = CT। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ बढ़े जा रही है और लीनियरली बढ़ रही है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, एक पॉइंट है, एक्सिस से r/2 डिस्टेंस दूर A पॉइंट है और एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूर B पॉइंट है। सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B। A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और B पर कितनी होगी? पहली बात तो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, हमारी कोशिश होगी मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं आएंगे। तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, मैं उसको EA कह देता हूँ, और B पॉइंट पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, मैं उसको EB कह देता हूँ। A वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बेटा A वाला पॉइंट तो अंदर है, ए वाला पॉइंट तो इस सिलेंडर के अंदर है, और सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पर मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने मेरे बच्चों को दे रखा है r/2 × dB/dt। बेटा व्हाट इज दिस? स्मॉल r मीन्स सेंटर से डिस्टेंस। बेटा सेंटर से डिस्टेंस तो कैपिटल R/2 है, तो आपके पास आ गया कैपिटल R/2 / 2 × dB/dt। बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड तो आपका CT है। I think the answer comes out to be r/4 × C. This is the electric field at point A. बेटा B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आप बड़े आराम से देख सकते हो कि B वाला पॉइंट तो बाहर है, बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का बेटा मेरे ख्याल से जो फॉर्मूला था वो शायद r² / 2 × r × dB/dt, ये फॉर्मूला था। कैपिटल R तो रेडियस है, 2 × r। बेटा ये r क्या है? r है ऑफ कोर्स सेंटर से डिस्टेंस। बेटा सेंटर से डिस्टेंस है 2r, और रही बात dB/dt की, बेटा वो आ रही है C। आई थिंक दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी RC/4। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अंदर वाले पॉइंट पे भी और बाहर वाले पॉइंट पे भी। हम किसी भी पॉइंट पर बड़े आराम से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, कुछ एक सवाल और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है जो हमने फॉर्मूले पे सवाल कर रखे हैं, सॉरी जो फॉर्मूला याद कर रखा है उन पर कुछ एक सवाल है, आराम से कीजिएगा। सुनिएगा, हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल रीजन,
ये इस सिलेंड्रिकल रीजन का सेंटर मतलब एक्सिस, यहाँ से ये डिस्टेंस कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ लगातार लीनियरली बढ़ रही है, B इज टू बी नॉट टी। यहां कहीं एक रिंग पड़ी है स्मॉल r रेडियस की, m मास की, r रेडियस की, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग है लेकिन इसके पास चार्ज है बच्चों, और इसके पास चार्ज है Q, और सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, ये जो मतलब रिंग जो पड़ी है, ये ऐसे किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ी है, स्मूथ सरफेस पर पड़ी है, और पूरे रीजन में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसे। ये जो रिंग है ऐसे स्मूथ सरफेस पर पड़ी है। आप अगर डायग्राम और बेटर तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये बेटा आपके पास कोई स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर ये आपकी रिंग पड़ी है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और इस पूरे रीजन के अंदर ये कैपिटल R रेडियस है, और इस कैपिटल R रेडियस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बेटा, कितनी, बी नॉट टी। मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट टी। स्मूथ सरफेस पर पड़ी है ना। ये नीचे वाले ये जो रिंग है, m मास की स्मॉल r रेडियस की रिंग है, ये इस तरह से एक स्मूथ सरफेस पर है। ठीक है, सवाल लिखिए बेटा, फाइंड टॉर्क ऑन द चार्ज्ड रिंग। बेटा इस चार्ज्ड रिंग पर टॉर्क कितना है, फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क निकाल दो तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल दो। इतना सा काम है, कोई बहुत टफ काम नहीं है। चलिए, सवाल की लैंग्वेज से हो सकता है कि आपको आइडिया लग गया हो कि मैंने इसमें ये तो बता दिया, ये तो पूछ लिया कि बताओ टॉर्क निकालो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट। तो इसका मतलब ये है कि हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आनी चाहिए। हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आए, ऐसा कब होता है? मेरे ख्याल से तब होता है जब फोर्स कपल वाला केस होता है। तो सुनिए ज़रा, आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो सारे के सारे जो रिंग है ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। जो आपका mg है वो वर्टिकल है, जो सरफेस के नॉर्मल है वो भी वर्टिकल है। उन सब के टॉर्क तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो तो एक्सिस के पैरेलल है। कोई से भी फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो उनके टॉर्क तो आप जानते हैं कि जीरो होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और बढ़ रही है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। तो करंट आना चाहिए ऐसे, करंट आना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए ऐसे। पूरे रीजन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यूं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे वैल्यू पता है, ये अंदर वाला पॉइंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी r/2 इंटू dB/dt। बेटा इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, कितना आ गया? b0। फेयर एनफ। अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा dq चार्ज लिया तो उस dq चार्ज पर इधर की तरफ एक छोटा सा फोर्स लगेगा dF, और उस dF को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? उसको हम लिख सकते हैं dF को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई ये छोटा सा चार्ज dq। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है r/2 इंटू b इंटू dq। आप इस बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसके जस्ट सामने भी यहां पर कोई ना कोई dq चार्ज है, उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी इधर की तरफ लगेगा ऐसे। ये वाला फोर्स इधर लगा और ये वाला फोर्स इधर लगा, तो नेट फोर्स भले ही जीरो आ गया हो लेकिन दोनों का टॉर्क जरूर आएगा, और दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ रहा है। कैसे आ रहा है? इस तरह से आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज ही आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। आप टॉर्क लिखना चाहो सीधा लिख सकते हो, टॉर्क विल बी, इस छोटे से dq चार्ज पर टॉर्क आएगा ऐसे, और उसकी वैल्यू होगी फोर्स है r/2 इंटू बी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू वो छोटा सा चार्ज dq, ये तो फोर्स यहां से तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r।
ये टॉर्क है सिर्फ और सिर्फ इतने से फोर्स का, सारे के सारे फोर्स का टॉर्क लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जोड़ते जाओ। जोड़ना मतलब बेटा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। आप बड़े आराम से देख सकते हो कि r²/2 बाहर आ गया, r²/2 बाहर आ गया बेटा, बी नॉट है, ये बी नॉट है, ये बी नॉट, r²/2 बाहर, बी नॉट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। बेटा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू अगर जोड़ोगे तो आप जानते हो बेटा कितना आएगा, क्यू आएगा। यह आ गया आपका टॉर्क। पहला सवाल तो हो चुका है, यह आ गया आपका टॉर्क। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट आपकी जो रिंग है वो इस तरह से घूमेगी, और अगर रिंग इस तरह से घूमेगी तो इस डायग्राम में अगर कहोगे तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन एक्सिस है इसके अबाउट आपकी रिंग ऐसे घूमेगी। काश हम अल्फा निकाल पाए, बहुत आसान। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखा है तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो और लिख दो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। वी नो दैट कि द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज r²/2 इंटू बी नॉट इंटू क्यू। इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवरीवन नोज mr²। m मास की r रेडियस की रिंग थी, यूनिफॉर्म रिंग थी, तो mr² इंटू अल्फा। बड़ा r² से r² कैंसिल और अल्फा की वैल्यू आ गई, दैट इज ऑफ कोर्स बी नॉट क्यू अपॉन 2m। ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज बी नॉट क्यू अपॉन 2m, ये हमारा आंसर। अल्फा कांस्टेंट है, हमसे किसी भी टाइम पर अगर ओमेगा पूछेगा हम बता देंगे। किसी भी टाइम पर अगर आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो बोल देना कि एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू टाइम। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम ऑफ कोर्स सारे के सारे इस तरह के फॉर्मूले तो यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बच्चा, ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, थोड़ा सा मैकेनिक्स वाइज बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। जैसे इस वाले सवाल में कोई खास मैकेनिक्स नहीं थी, बस टॉर्क लिखना इंपॉर्टेंट था एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिखाना आसान सा काम था, ठीक है। अब एक थोड़ा सा टफ, सुनिए बच्चों, क्या अरेंजमेंट है। आपके पास ये एक आइडियल सोलेनॉइड है, आप डायग्राम में लिख भी लेना कि दिस वन इज आइडियल सोलेनॉइड। ये आइडियल सोलेनॉइड है। ये बड़ा कोई बैटरी वगैरह है, लगातार बड़ा आई करंट जा रहा है ऐसे, स्मॉल एन दे रखा है, स्मॉल एन इज बड़ा ऑफ कोर्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। सोलेनॉइड का जो रेडियस है बड़ा वो कैपिटल R है, और एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस दूर यहां कहीं एक Q चार्ज पड़ा है m मास का, और रेस्ट पे पड़ा है, भले ही रेस्ट पे है मगर ये फ्री टू मूव है। बड़ा फ्री टू मूव का मतलब कि कोई फोर्स वगैरह लग गया तो ये मूव कर सकता है, फ्री टू मूव है। बेटा कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही कंसिडर करने हैं, ठीक है। ये कहानी है। करंट आई था, नंबर ऑफ टर्न्स n थे, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n थे, सोलेनॉइड का रेडियस कैपिटल R है, एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस बाहर, ऑफ कोर्स बाहर वाले पॉइंट पे Q चार्ज पड़ा है, Q चार्ज है, m मास है, रेस्ट पे है लेकिन फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव मतलब कोई फोर्स लग गया तो मूव कर जाएगा, ग्रेविटी नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने किसी टाइम पर ऐसे स्विच को ऑफ कर दिया, जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया ये करंट खटाक से जीरो हो गया, मतलब यूं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करंट जीरो हो गया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स करंट जीरो हो गया। और करंट को जीरो होते ही ये m मास जो है ये अचानक से किसी वेलोसिटी से भागने लग गया। इफ
current suddenly becomes zero, if current suddenly becomes zero, if we switch off the circuit, find velocity achieved by चार्ज क्यू। चार्ज क्यू पे का क्यू के पास कितनी वेलोसिटी है ये बताओ, बताएंगे। जब तक करंट जा रहा था तब तक हम जानते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी, भले बाहर ना हो लेकिन इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थी और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। ऐसा अगर मैं इधर से देखता हूं तो डायग्राम ऐसा नजर आएगा कि ये हमारा सिलेंड्रिकल रीजन, रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑफ कोर्स इसके सेंटर से थोड़ा दूर है, यहां कहीं आर डिस्टेंस पे। इसका चार्ज Q है और मास m है। अब हुआ क्या कि ये जो I करंट था, ये I करंट अचानक से जीरो हो गया। मान लीजिए कि एक करंट जीरो होने में छोटा सा टाइम लेता है dt, मान लीजिए। तो ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर पहले मैग्नेटिक फील्ड थी μ0 ni और ये मैग्नेटिक फील्ड अचानक से हो गई है जीरो। पहले मैग्नेटिक फील्ड थी μ0 ni, बाद में ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई है जीरो। तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर अचानक से मैग्नेटिक फील्ड घटी है। मैग्नेटिक फील्ड अगर घटी है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक लाइन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूँ आ जाएगी, बाहर भी आ जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ आ जाएगी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम पर, जिस क्षण में, जिस इंस्टेंट में इसका मैग्नेटिक फील्ड अचानक से घटेगा, उस इंस्टेंट में अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हमेशा नहीं रहेगी, वो सिर्फ उतने से टाइम इंटरवल के लिए ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जितने से टाइम इंटरवल के अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड घटकर μ0 ni से जीरो हो जाता है। उसके बाद तो हमेशा ही जीरो है। और अगर एक बार इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया और हमेशा जीरो है, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्षण के लिए आएगी, इतने से क्षण के लिए ही आएगी जिस क्षण के अंदर आपका करंट I से जीरो हो रहा है और जिस क्षण के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni से जीरो हो रहा है। इस इतने से छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जानते हैं बेटा कैसे आएगी, आप लोग हाँ से बिल्कुल जानते हैं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, हमारी कोशिश होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की, तो करंट आनी चाहिए ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए ऐसे। तो पूरे रीजन में इस तरफ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से dt टाइम के लिए। तो इस वाले पॉइंट पर भी इस तरफ एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, बहुत देर के लिए नहीं, छोटी सी देर के लिए। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं, बाहर वाला पॉइंट है इसलिए फॉर्मूला होगा r²/2r इंटू dB/dt। dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, dt क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बहुत देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, ये सिर्फ उतनी ही देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जितनी देर के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni से जीरो हुई है, करंट I से जीरो है। और अगर इतनी सी देर तक अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रही है तो ऑफ कोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर इधर की तरफ कोई ना कोई फोर्स भी लगा है। उस फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज E इंटू क्यू, दैट इज r²/2r इंटू क्यू इंटू dB/dt। dt को ऊपर ले आओ, मेरे पास आ गया f इंटू dt इज इक्वल्स टू r² इंटू क्यू अपॉन 2r इंटू dB। इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन f dt याद आ रहा है। इस इंटीग्रेशन f dt का बेटा मेरे ख्याल से मतलब होता है इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m मास का पार्टिकल है, फाइनल मोमेंटम हो गया है mv, इनिशियल मोमेंटम था जीरो। और रही बात dB की, हम जानते हैं बेटा dB का इंटीग्रेशन क्या होगा,
आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन 2r बेटा डीबी का इंटीग्रेशन आएगा बी, बेटा डीबी का इंटीग्रेशन आएगा बी। पहले कितनी थी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, बाद में कितनी हो गई 0, तो डीबी का इंटीग्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। हालांकि माइनस साइन भी आ सकता है, लेकिन माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, तो माइनस को हटा कर लिख दो। अदरवाइज आप बोलोगे कि सर डीबी का इंटीग्रेशन आएगा बी, और बी वेरी कहां से कहां तक कर रहे हैं, म्यू नॉट एन आई से 0। हालांकि 0 माइनस म्यू नॉट एन आई होना चाहिए, लेकिन हम लोग बड़ा उस माइनस में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, हम थोड़ा सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं बार बार। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ किस काम आएगा था, डायरेक्शन के लिए, और डायरेक्शन तो हम शुरुआत में बता चुके हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम शुरुआत में लेंज लॉ से बता चुके हैं। और आपके पास बड़े आराम से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। बड़ा वेलोसिटी मैंने आपसे पूछी थी, दैट कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर इंटू क्यू म्यू नॉट एन आई upon 2mr. This is the velocity achieved by the charged particle. Charged particle ने जो velocity achieve की है, ये आपकी velocity है। तो उस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर कितनी वेलोसिटी है उसको आप बड़े आराम से इस तरह से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से निकाल सकते हैं। बस डीबी का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं बेटा, मुझे क्या पता कैसे डीबी चेंज हुआ है, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो पता है। डीबी का इंटीग्रेशन क्या बताएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई झगड़ा इस बात का कि उसे माइनस म्यू नॉट एन आई लिखें या म्यू नॉट एन आई लिखें, कुछ भी लिख दो, तो वेलोसिटी प्लस माइनस आएगी। वेलोसिटी प्लस माइनस क्या बताएगी, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन बताएगी। डायरेक्शन पहले बता चुके हैं, इसलिए माइनस की इतनी चिंता नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट ऐसा सा ही एक सवाल और कर सकते बेटा। इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम था, ऐसा ही हम एक सवाल और कर लेते हैं जिसमें एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम अगर याद नहीं है तो मैं याद करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। आपके पास ये एक रीजन है जिसका रेडियस आपके पास कैपिटल आर है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, स्मूथ सरफेस पर इस सिलेंडर की एक्सिस को सेंटर मानते हुए हमने एक रिंग पड़ी हुई है। ये m मास की r रेडियस की यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग रिंग है। काफी हद तक बड़ा सिचुएशन जो है हमने पहले भी देख रखी है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है। इसके पास चार्ज Q है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाइज एंड बिकम्स जीरो इंस्टेंटेनियसली। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हमने क्रिएट कर रखी है, ये अचानक से जीरो हो गई। कैसे जीरो होती है मैं हल्का फुल्का आपको सिखा चुका हूँ। सोलेनॉइड में करंट जा रहा होता है, करंट को अचानक से जीरो कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी अचीव्ड बाय रिंग। रिंग के पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, सोचते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अचानक से कम होगी। हम क्या कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यू आएंगे, तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएंगे। हमेशा नहीं, थोड़ी सी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएंगे। जितनी देर के अंदर, मान लो कि छोटे से dt टाइम के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड B से घटकर जीरो हो जाएगी। जिस इंटरवल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड B से जीरो हो रही होगी, उस उतने से इंटरवल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो आएगी E। उस उतने से इंटरवल के लिए आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बस।
और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम जानते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाएगी E इंटू डी क्यू, इस पर फोर्स लगाएगी E इंटू डी क्यू, इस पर फोर्स लगाएगी E इंटू डी क्यू, इस पर फोर्स लगाएगी E इंटू डी क्यू। यहाँ से अगर देखूँ तो इस E इंटू डी क्यू का टॉर्क लिखना बहुत ही आसान है बेटा, क्या होगा E इंटू डी क्यू इंटू यहाँ से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ए इंटू डी क्यू इंटू आर, ए इंटू डी क्यू इंटू आर, ए इंटू डी क्यू इंटू आर, ए इंटू डी क्यू इंटू आर। पूरा अगर टॉर्क निकालना है तो इंटीग्रेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आ जाएगा ई और आर तो बाहर आ गया, डी क्यू अगर ऐड करोगे तो क्यू आ जाएगा। यह है टॉर्क। ये बेटा क्या है? टॉर्क। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखना जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला पॉइंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी R/2 इंटू डी बी बाई डी टी, एक R पहले से Q पहले से। बड़ा इस dt को ऊपर ले आओ, मेरे पास आ गया टॉर्क इंटू डी टी इज इक्वल्स टू R²/2, R²/2 इंटू क्या आ गया बेटा? Q इंटू डी बी। इंटीग्रेट, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया। ये क्या लिखा हुआ है? जिस तरह से फोर्स इनटू टाइम को हम इंपल्स बोला करते थे, टॉर्क इनटू टाइम को हम बोल सकते हैं एंगुलर इंपल्स। लेफ्ट हैंड साइड में है एंगुलर इंपल्स, तो ये भी आपका आ गया एंगुलर इंपल्स, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई R/2 इंटू क्यू इंटू डी बी। डी बी का इंटीग्रेशन वैसे तो बेटा b से 0 होना चाहिए, लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं तो उसको आप b ही लिख सकते हो। वैसे -b लिखना चाहिए था क्योंकि पहले बेटा b था, बाद में 0 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन हम पहले से ही एडजस्ट कर चुके हैं। तो वैसे अगर देखें तो बेटा आप इसको b से 0 तक इंटीग्रेट करें, वैसे बेटा -b आना चाहिए, मगर माइनस नहीं, आप तो मोड ले लिया, आपको तो मैंने मोड ले लिया। तो दिस इज योर एंगुलर इम्पल्स, and angular impulse is always equal to change in angular momentum। change in angular momentum मतलब final angular momentum minus initial final। इस तरह से टॉर्क अगर लगेगा तो ये रिंग इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करने लग जाएगी। प्योर रोटेशनल मोशन जब करती है तो मेरे ख्याल से इसका एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट इसका जो I आएगा दैट कम्स आउट टू बी mr² इंटू ओमेगा। R² कैंसिल, और ओमेगा की वैल्यू आ गई है QB/4 है। ये आपका ओमेगा आ गया, दैट इज QB/4। ऐसे बेटा mr² ही था, QB/4 एम नहीं बेटा, QB/2। इस एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके कितना? mr²। आसान सा आंसर बेटा, आप समझिए बेटा किस तरह से। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, उसके बाद तो एंगुलर मोमेंटम लगाओ, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ, देख लिया करो क्या सिचुएशन है। तो वो जो सवाल है वो तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स वाले सवाल हैं, वो भी बहुत सिंपल टाइप के। मेन चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, वो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट इज एक छोटा सा कंपेरिजन करना चाह रहा हूँ। जैसे हम आज तक ये पढ़ते आए थे कि सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आज हमने ये भी देखा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के कारण है वो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है वो, इन दोनों में एक हल्का सा अंतर है। हालांकि दोनों के कारण ही फोर्स जो है वो E इंटू क्यू ही होगा, लेकिन एक बड़ा अंतर है। E इंटू क्यू तो फोर्स लगना ही लगना है, उसके अलावा एक अंतर भी है। वो अंतर क्या है सुनिएगा। पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वी नो दैट कि वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और उसके कारण हम बड़े आराम से है ना पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। हमने किए भी थे अगर आपको याद हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, और अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट से इस तरह से E, और ये आपके पास मान लीजिए है dr। ये बेटा आपके पास मान लीजिए बेटा क्या है dr।
तो इवन मैं आपको सिखा भी रखा है कि आप कह सकते हो कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, या फिर वी बी माइनस वी ओ का आप लेना चाहो तो डी बी भी लिख सकते हो, एंड दैट इज ऑफ कोर्स माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है, ऐसे हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे। लेकिन यहां देखते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं ये इस तरह से क्लोज्ड लूप बना रही है। हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इस केस में दे आर मेकिंग क्लोज्ड लूप। याद कीजिए कि हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में एक पॉइंट लिखा था कि पॉइंट चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे। यहां पर तो क्लोज्ड लूप बना रही है। यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज्ड लूप इसलिए बना रही है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट चार्जेस की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से है? इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा है और इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये पॉइंट चार्जेस के कारण थी। पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती थी। हमने इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और हमने लिखा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस नेवर मेक क्लोज्ड लूप। लेकिन इस केस में क्लोज्ड लूप इसलिए है बिकॉज दीज आर नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मेरा बच्चा कहेगा सर एक दिक्कत है, अगर मैं किसी क्यू चार्ज को, अगर मैं इसको रेडियस आर मान लूँ, अगर मैं किसी क्यू चार्ज को इस पूरे के पूरे लूप पर यूँ घुमाते 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 अगर यहाँ लेकर आऊँ तो मैं ऐसा नोटिस करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ फोर्स लगता है Q इंटू ई और इसी तरफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आता है dl। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन आएगा एंड दैट विल बी E इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई dl इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है। ऐसे छोटे 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 वर्क डन निकाल कर मैं जोड़ता हूँ तो नेट वर्क डन आ जाता है और उसकी वैल्यू होती है ऑफ कोर्स E इंटू क्यू को बाहर निकाल लो एंड दैट कम्स आउट बी E इंटू क्यू dl 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 अगर जोड़ोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, उसके बावजूद आपका जो वर्क डन आया है वो जीरो नहीं आया है बल्कि नॉन जीरो आया है। वर्क डन जो वो जीरो नहीं आया। सर आपने तो कहा था कि वर्क डन जीरो आना चाहिए हमेशा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये जरूर कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन जो होता है वो क्लोज लूप में जीरो आता है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप वर्क डन करोगे तो वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं आता। एयर रेजिस्टेंस के अगर वर्क डन करते हो तो उसका वर्क डन जीरो नहीं आता। विस्कस फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं आता। इसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है ये क्लोज्ड लूप बनाती है और क्लोज्ड लूप में इसका वर्क डन जीरो नहीं आता। इस बात का सीधा सीधा मतलब यही निकला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। यू कैन से दैट कि this electric field is non conservative field। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो मेरे कहने का अर्थ ये भी है कि आपकी जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जीज थी ये तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही डिफाइंड थी। यहां पर ये वाला जो फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव है। इस बात का ये भी अर्थ निकला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्जेस के कारण नहीं है, ये किसके कारण है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। इसके कारण कोई पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होगी। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नो पोटेंशियल और potential energy is defined for electric field due to time varying magnetic field। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ना तो हम कभी पोटेंशियल डिफाइन करेंगे ना हम कभी कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफाइन करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है उसको वो किस कारण से होती है? वो ऑफकोर्स चार्जेस के कारण होती है।
तो सर दोनों में अगर इतना डिफरेंस हो, दोनों का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल दिया? वो बेटा इसलिए क्योंकि इस वाले केस में भी फोर्स को हम E इंटू क्यू लिखते हैं और इस वाले केस में भी फोर्स को E इंटू क्यू लिखते हैं। अदरवाइज इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। एक तरह से देखें तो हम तो जब जितने पॉइंट्स लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, आज तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने लिखे थे, लगभग सारे के सारे पॉइंट्स को तो वायलेट कर दिया इसने। हम वहाँ पर लिखा करते थे कि है ना क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी, यहाँ पर क्लोज लूप बनाती है। हम वहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। वहाँ पर हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके कारण हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। इस केस के अंदर बेटा आप देख पा रहे हो कि हम पोटेंशियल कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, इस केस में आप देख पा रहे हो कि हम पोटेंशियल कैसे कैसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स है ना वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होगा, इस केस में ऑफ कोर्स वर्क डन इन ए क्लोज लूप विल बी नॉन जीरो, वेरी मच लाइक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। जिस तरह से विस्कस फोर्स का काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं होता है, वैसे इसका वर्क डन भी जीरो नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है और इसके कारण जो फोर्स है वो भी नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए हम इसके कारण बेटा कोई पोटेंशियल वगैरह डिफाइन नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात को बेटा। चलिए बच्चों, अब छोटे छोटे 2-3 थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, आराम से इत्मीनान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूं बेटा टॉपिक टफ है ना, और बुक्स वगैरह में भी इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आराम से इत्मीनान से सुनो कि हम अभी सारा सारा काम निपटा दें, ठीक है। मैं इसे एज एन एग्जाम्पल ही करा रहा हूं, ठीक है। सो आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है, इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वो लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है। ये सेंटर है, सेंटर से पेरीफेरी तक जोड़ने वाली ये आपके पास एक रॉड है। बड़ा रॉड की कोई बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं है, ये है कंडक्टिंग रॉड। थिकनेस बेटा बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ बढ़ रही है। ये सी वाला पॉइंट है, ये जो कोने वाला पॉइंट है मैं इसको ए बोल रहा हूं। इस कंडक्टिंग रॉड का ए पॉइंट और सी पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, इतना ही सवाल है। विच पॉइंट is at higher potential? A पॉइंट और C पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे? सुनना, इस रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लगातार बढ़ रही है। हमारी कोशिश होगी मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की, उसके कारण हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेंगे बाहर की तरफ, और इस कारण से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी ऐसे। हालांकि हम जानते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है ना, इनके कारण पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो हैं ये नॉन कंजर्वेटिव हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण से? चार्ज के कारण नहीं है, ये तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण है जो मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ चेंज हो रही है। अब जरा इस रॉड को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये बेटा आपकी रॉड बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं है बच्चों, बहुत पतली सी रॉड है। बस मैंने ऐसे जानबूझ के डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दिया। ये आपकी रॉड, ये रॉड जो है ये इस तरह से रेडियली पड़ी है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो हम जानते हैं कि ऐसे है। सर यहां पर लाइंस दूर दूर, यहां पर लाइंस नजदीक नजदीक क्यों? बेटा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि जैसे जैसे रोड में हम दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, तो लाइन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। अब सुनना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आई है, यूं आई है, यूं आई है, इसके कारण पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका C है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका A है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आई है, इसने इस कंडक्टिंग रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींच लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे इस तरफ। इस कारण से यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज घट जाएगा तो नेगेटिव चार्ज घट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने उसे पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने यहां पर चार्जेस कम रखे हैं, यहां पर चार्जेस ज्यादा रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ कोर्स ज्यादा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ज्यादा, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज भी आएगा ज्यादा। ठीक है, अब इस कारण से क्या होगा कि यहां पर प्लस आ गया और यहां पर माइनस आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे आ जाएगी, यूं पॉजिटिव से नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमारे काम की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये तो एक काम की नहीं थी, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं था। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के कारण आ रही है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड में यूं आ गई है। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक चार्ज के कारण है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक चार्ज के कारण है, इसके कारण तो पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो रॉड के अंदर अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है नॉन कंजर्वेटिव, जो हमारे काम की नहीं है। एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है कंजर्वेटिव, जो पॉइंट चार्ज के कारण है। हालांकि ये पॉइंट चार्ज यहां पर और यहां पर आए किस कारण से? वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही आए थे। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई थी, उसके कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गए, वैसे ही हम कहेंगे कि बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे क्रिएट हो गई है। तो एक बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ और सिर्फ जो चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको गौर करो। अगर आप चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसको गौर करोगे, तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज समवॉट लाइक दिस। ऐसे, क्योंकि यहां पर चार्ज है पॉजिटिव, यहां पर चार्ज है नेगेटिव। अब मुद्दे पे आते हैं। यहां कहीं पॉइंट है C, यहां कोई पॉइंट है A। सर इनमें से कौन सा हायर पोटेंशियल पे, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे, चेक कर लेते हैं। A और C को जोड़ने वाली लाइन मैंने बना दी ऐसे। अब हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये तो आई है ऐसे टेंजेंशियली, और ये A और C को जोड़ने वाली लाइन है ऐसे रेडियली। और आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल बड़ा कितना होगा? 90। तो आप कह सकते हो कि सर ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को परपेंडिकुलरली कट करती है, ऐसे किसी प्लेन को हम नाम दिया करते थे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या शब्द यूज करते थे बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा कोई सरफेस जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को परपेंडिकुलरली कट करे, तो उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका नाम इक्विपोटेंशियल क्यों पड़ा था? उसका नाम इक्विपोटेंशियल इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके हर पॉइंट पोटेंशियल सेम था। इसका मतलब जो पोटेंशियल A का वही पोटेंशियल C का। तो आप कह सकते हो कि सर ना तो A का ज़्यादा है ना C का ज़्यादा है, A का और C का दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, बराबर है। आई होप बच्चों मेरी बात समझ में आ गई। A और C पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इस तरह से आपके यहाँ A पॉइंट और अच्छा, कोई कहते हैं डेफिनेशन से बता सकते हो? बिल्कुल। जब हम किसी दो पॉइंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हम क्या करते थे कि एक क्यू चार्ज को यहाँ से चलाते चलाते यहाँ लेकर आते थे और देखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्डन किया है। आप बोलोगे सर क्यू चार्ज को अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आऊँगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा इस तरफ, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी इस तरफ, तो हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन तो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन 0, तो ऑफकोर्स पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब A का और C का पोटेंशियल तो सेम।
तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जो पोटेंशियल C का बड़ा वही पोटेंशियल A का। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कंडक्टर पर चार्जेस आए, उन चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसके बेसिस पर हमने डिफाइन किया कि A पॉइंट और C पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, A पॉइंट और C पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर रहेगा। ठीक है बच्चों, ऐसी ही एक बात और, ऐसी ही एक बात और, सुनिए बच्चों, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल रीजन, इस सिलेंड्रिकल रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है। यहां कहीं कोई पॉइंट है C, बड़ा यहां कहीं कोई पॉइंट है C, और ये मेरे पास एक मेटलिक रॉड है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये मेटलिक रॉड है। पिछली बार जो मेटलिक रॉड पड़ी थी वो बेटा ऐसे रेडियली पड़ी थी, ऐसे एक एंड C पर था, ऐसे पड़ी थी। इस बार बेटा ऐसे कॉर्ड की तरह पड़ी है। ठीक है, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल A और B। बेटा A और B में से ज्यादा पोटेंशियल पर कौन सा है? A और B में से कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है, ये बताइए। टफ है, सुनिएगा। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़ रही है, हमारी कोशिश क्या, घटाने की। तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेंगे बाहर की तरफ, तो करंट लाना चाहेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लाना चाहेंगे ऐसे। तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ गई है ऐसे। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ना, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके कारण हम पोटेंशियल डिफाइन कर सके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर तुम नहीं कह सकते कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो सर इस ई से क्या कह सकता हूं, सोचते बेटा क्या कह सकते हैं, देखना। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और भी होंगे बेटा, ऐसे और भी होंगे। ध्यान देना, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे। थोड़ा इसको और रोड को जूम करके बनाते हैं, तो मैं इस रोड को हल्का सा जूम कर रहा हूं। ये रही बेटा आपकी कंडक्टिंग रॉड, ये रही बेटा आपकी कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, दिख रहा है। इधर वाला जो पॉइंट है ये आपका A है, इधर वाला जो पॉइंट है ये आपका B है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं जा रही है ऐसे, यूं जा रही है ऐसे। इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दो कंपोनेंट हैं, एक तो रॉड के पैरेलल, मैंने उसको बोल दिया है E पैरेलल, एक मैंने लिख दिया है ऐसे, उसे मैंने बोल दिया है E परपेंडिकुलर। ठीक है, यही लाइन यूं चलते 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 यहां पर आएगी ऐसे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं निकलते निकलते ऐसे निकल जाएगी। उसमें ऑफ कोर्स इधर वाले को मैं बोल दूंगा E पैरेलल और इधर वाले को मैं बोल दूंगा मैं E परपेंडिकुलर। अब होगा क्या, एक बार इस E पैरेलल को देखो, ये E पैरेलल है ऐसे। मैं मानता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। इसके कारण पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन इतना भी जानता हूं कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, यूं है, तो पक्की बात है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो लगाएगी ना।
भले ही पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, फोर्स तो लगाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगी तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगेगा ऐसे, तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागे 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 इधर आएंगे। जैसे 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 इधर भागे भागे बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑफ कोर्स इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही इधर पॉजिटिव आया और इधर नेगेटिव आया, अब चार्जेस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब चार्जेस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और जो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ जाएगी ऐसे ऐसे। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई मैं जानता हूं ये किसके कारण आई है, ये आई है ड्यू टू चार्ज। अब सुनो, हालांकि बच्चे ये भी कहेंगे कि सर ये जो ई परपेंडिकुलर ना, ये भी सर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को करेगा, सर ये जो ई परपेंडिकुलर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को करेगा, तो सर ऐसे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। लेकिन बेटा जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, उसका तो पोटेंशियल रोल ही नहीं है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जब स्टडी कर रहा हूँ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इनमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा तो इंटरेस्ट ही उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। तो मैं आपकी बात मानता हूं कि अगर ये ई परपेंडिकुलर ऐसे है तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर ऑफ कोर्स माइनस आएगा, इसके कारण यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये जो ई परपेंडिकुलर है इसके कारण ऑफ कोर्स यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर ऑब्वियस बात है नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कारण से यहां पर भी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब मुझे ये डिस्कस करना है कि ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है या बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, तो मुझे उन इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि उनका तो कोई वर्डन आता ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। और दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, हम निकाल चुके हैं। यहाँ चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ चार्ज है नेगेटिव, वही चार्जेस देखो जो रॉड के अलोंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। एंड वी नो दैट कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ड्यू टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस इज ड्यू टू ऑफ कोर्स दीज स्टैटिक चार्जेस, और इसके कारण पोटेंशियल डिफाइन होता है। और हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चों याद आता है ना, this electric field is always from higher potential to lower potential. So of course B का पोटेंशियल बड़ा है और A का पोटेंशियल छोटा है। हम निकालेंगे बाद में इसको, है ना, तब भी हम इन सब बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि बेटा मैंने पूछा है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इधर वालों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और इधर वाला अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मतलब ही नहीं है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जो उन दोनों को जोड़ने लाइन के अलोंग होती है, और दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग आपने देख ही लिया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण थी, उनका एक कंपोनेंट यूं आ रहा था, वो नेगेटिव चार्जेस को यूं इकट्ठा करते, पॉजिटिव चार्ज को यूं इकट्ठा करते, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी ऐसे। और हम जानते हैं कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये ऑब्वियस बात है कि ये चार्जेस के कारण है, और इसके कारण पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है। और जो पोटेंशियल होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रहेगी तो बी पर हायर पोटेंशियल और ए पर आपका लोअर पोटेंशियल। ये वीबी माइनस वीबी हम निकालेंगे अभी। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए।